खबर के साथ कि शरद पवार पहली बार सामने आए हैं और शरद पवार ने बीजेपी की तरफ हमला करते हुए कहा कि हर घंटे हर दिन की कीमत चुकानी होगी। शरद पवार का गुस्सा दरअसल अनिल देशमुख को लेकर था। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, शरद पवार ने दरअसल अनिल देशमुख को जेल भेजे जाने को लेकर हमला किया। उनका कहना था कि अनिल देशमुख की ऑर्थर रोड जेल में है। तस्वीरें दिखाऊं और परमबीर सिंह फरार है। उनका कहना था कि अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया, तो परमबीर सिंह आखिर कहां है? अनिल देशमुख को ऑर्थर रोड जेल भेजा गया। शरद पवार ने कहा कि इसका पूरा बदला लिया जाएगा। क्या कहा शरद पवार ने, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। शरद पवार ने बड़ा हमला किया बीजेपी पर। पवार ने कहा कि हर दिन हर कीमत चुकानी होगी, हर दिन की। देखिए जरा, आइए आपको बताने जा रहा हूं। देखिए शरद पवार ने कैसे बीजेपी पर यह बड़ा अटैक किया है। शरद पवार ने कहा है बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। शरद पवार ने कहा है आरोप लगाने वाला आखिर पुलिस कमिश्नर फरार है। कहां है परमबीर सिंह? जबकि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में है, ऑर्थर रोड जेल में। तलब के बावजूद परमबीर अब तक पेश नहीं हुआ। यह कहना है शरद पवार का। मुझे नहीं पता परमबीर आखिर किस मुल्क में, किस देश में छिपा हुआ है। यह केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग है। शरद पवार कह रहे हैं जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप सरकार ना बनाने की खींच निकाल रहे हैं। बीजेपी पर हमला किया शरद पवार ने। आप छापे मार लो, सरकार में आने नहीं देंगे। शरद पवार ने सीधे सीधे कहा आपको इस अन्याय की कीमत चुकानी होगी। यह बीजेपी पर हमला था। पवार ने बड़ी बात आखिर में कही, हम हर दिन और हर घंटे की कीमत वसूलेंगे आपसे। पवार के हमले के बाद बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है, आइए आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी ने शरद पवार को जवाब दिया। बीजेपी ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा एजेंसी निष्पक्ष तरीके से काम करती है। उन्होंने कहा जिन पर कार्रवाई होती है वो सवाल उठाते हैं और एजेंसी पर सवाल करते हैं, लेकिन आरोपियों पर चुप हैं। यह कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने। मैसेज को नहीं, मैसेंजर पर निशाना साधा जा रहा है और पवार की ऐसी बातों को लोग स्वीकार नहीं करते, यह मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। लेकिन आइए आपको बताता हूं कि आखिर शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार ने क्या कहा और उस पर संजय राउत ने और बीजेपी ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। महाराष्ट्र में तलवारें खिंच गई। इस बार शरद पवार मैदान में। पवार के निशाने पर सीधे बीजेपी। अपने करीबी और पार्टी के कद्दावर नेता अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से शरद पवार इस कदर नाराज हैं कि वो अब केंद्र सरकार को कीमत चुकाने की धमकी देने लगे हैं। पवार का मानना है कि अनिल देशमुख के साथ अन्याय हुआ और बीजेपी को सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग की कीमत चुकानी होगी। की कदाचित आजच राज्य सरकारने हे जाहीर केलं असेल की हा अधिकारी भगोरा म्हणून त्याची जाहिरात केली. पराव गेलेला आहे, कोणत्या देशात गेला माहिती नाही, कुठं राहतो माहिती नाही. या ठिकाणी समन्स काढलं तर त्याला हजर राहत नाही आणि एका आयोगाच्या समोर त्यानं विचारणा केली कि तुम्हाला या संबंधी अनिल बाबूच्या संबंधी काय म्हणायचं। पवार ने यह बयान नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने दिया। पवार के इस बयान का शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने दो टूक कहा कि पवार एजेंसी पर सवाल कर रहे हैं लेकिन आरोपियों पर चुप है। पवार साहब एक देश के सबसे बड़े और अनुभवी नेता है। हाँ। क्या गलत क्या सही उस बारे में देश में सबसे ज़्यादा जानने वाले पवार साहब हैं। पवार साहब कभी भी गलत बात नहीं करते, ये आपने देखा होगा। और पवार साहब जब बात करते हैं उनके ऊपर लोग विश्वास भी रखते हैं। शरद पवार साहब जैसा सीनियर लीडर अगर इस तरह की बात करे तो लोग जो है उसे स्वीकार नहीं करते। जो लोग इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं उन पर जो है वो आपका अंकुश लगे, उन पर सवाल उठे। इसके बजाय आप जो है वो इसे कहते हैं ना कि आप जो है वो मैसेज जो है, मैसेज के बजाय मैसेंजर को आप जो है वो सवाल कर रहे हैं उस पर। इस बीच अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की रिपोर्ट मांगी थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। अशा प्रकारचं काम जो अधिकारी करतो तो अधिकारी आज बाहेर आहे आणि अनिल देशमुख आत आहे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि शरद पवार ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज को लगाकर, ईडी, सीबीआई को लगाकर उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कौन कौन से वो लोग हैं? शरद पवार का कहना है उनकी पार्टी और सरकार से जुड़े लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। शरद पवार ने कहा अनिल देशमुख को सबसे पहले टारगेट किया गया, न्यायिक हिरासत में है देशमुख। ईडी ने आपको बताएं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था अनिल देशमुख को। दूसरा नाम शरद पवार ने कहा अजित पवार, जो कि मंत्री हैं, आयकर विभाग ने कार्रवाई की अजित पवार के खिलाफ और 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की। तीसरा नाम हसन मुशर्रफ, जो कि मंत्री हैं सरकार में। पवार ने कहा कि मुशर्रफ पर 127 करोड़ के घोटाले का आरोप और एजेंसी ने कार्रवाई की। पत्नी सहरा, मुशर्रफ का बेटा और इसके अलावा उनके परिवार पर भी ये आरोप लगे। अगला नाम एकनाथ खड़से, एनसीपी नेता का। पुणे जमीन घोटाले में कार्रवाई हुई एकनाथ खड़से के परिवार के खिलाफ। खड़से पत्नी दामाद की 5 करोड़ 73 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। अगला नाम है संजय राउत का। पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ हुई और 4300 करोड़ के घोटाले की ईडी जांच कर रही है। तो शरद पवार का कहना था कि जानबूझकर केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए उनके लोगों पर, सरकार के लोगों पर कार्रवाई कर रही है और इसका वो बदला लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है धर्म युद्ध, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े। नवाब मलिक एक बार फिर सर्टिफिकेट का बम लेकर सामने आए और उन्होंने एक के बाद एक सर्टिफिकेट दिखाए और यह साबित करने की कोशिश की कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जरा नवाब मलिक को। फर्जीवाड़ा ये साबित होगा, नौकरी जाएगी। प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? नवाब मलिक का नया बम, नवाब का सर्टिफिकेट वाला बम। लेकिन सारे दस्तावेज हमने महानगर पालिका से सर्टिफाइड कॉपी निकाली, स्कूल से सर्टिफाइड कॉपी निकाली और वो पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और हमारे जो वकील हैं उनके जरिए न्यायालय में एफिडेविट द्वारा हमने रखा है। नवाब का बम क्रांति का काउंटर बम। प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तकरार अब पीक पर है। किसी को मालूम नहीं कि ये कहां जाकर रुकेगी और इसके नतीजे क्या होंगे। आज एक बार फिर नवाब मलिक नए सबूतों के दावे के साथ मैदान में आए। नवाब मलिक ने वानखेड़े के मुसलमान होने के सर्टिफिकेट का बम फोड़ा। स्कूल के सर्टिफिकेट के जरिए फिर यह साबित करने की कोशिश की कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं मुसलमान हैं। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था। दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। समीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी हैं और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं, करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन पैदा होकर सर्टिफिकेट निकाला था वो सामने रखना चाहिए था। इससे पहले वानखेड़े और उनका परिवार कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि वानखेड़े हिंदू हैं। हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने किया। ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं। ज्यादा और कैसे, बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया। एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? नवाब के सर्टिफिकेट के जवाब में वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने भी वो सर्टिफिकेट सामने रखे जो ये साबित करते हैं कि वानखेड़े मुसलमान नहीं, जन्म से हिंदू हैं।
और आइए आपको पहला सर्टिफिकेट दिखाने जा रहा हूं जो नवाब मलिक ने जारी किया, जो ये बताता है कि समीर वानखेड़े मुसलमान है। देखिए जरा, 1989-90 का सर्टिफिकेट है, 89-90 का ये सर्टिफिकेट है। स्कूल का नाम है सेंट जोसेफ हाई स्कूल और ये सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है जो नवाब मलिक ने जारी किया है 1989 का, जिसमें नाम लिखा है वानखेड़े समीर दाऊद। नाम लिखा है वानखेड़े समीर दाऊद और रिलीजन लिखा है मुस्लिम। ये नवाब मलिक ने जारी किया। इसके जवाब में समीर वानखेड़े की पत्नी ने सेंट जोसेफ का, ये 89-90 का सर्टिफिकेट है, समीर वानखेड़े की पत्नी ने 94-95 इसी स्कूल का सर्टिफिकेट जारी किया। वो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें लिखा है वानखेड़े समीर ज्ञानदेव। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये पिक्चर को जरा फुल स्क्रीन दिखाइए और इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद अब देखिए जरा, इस सर्टिफिकेट में 1995 का सर्टिफिकेट है जो समीर वानखेड़े की पत्नी ने जारी किया और इस सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है, जो बताता है समीर वानखेड़े हिंदू हैं। बाकायदा ट्वीट पर जंग शुरू हो गई इस सर्टिफिकेट को जारी करने के बाद। आपको दिखाने जा रहा हूं कि देखिए जरा समीर वानखेड़े की पत्नी ने क्या ट्वीट किया और इसके जवाब में नवाब मलिक ने क्या लिखा। नवाब मलिक ने लिखा, सच का आईना जमाने को दिखाते जाएंगे, झूठ की सारी दीवारों को गिराते जाएंगे। नवाब मलिक के इस ट्वीट के जवाब में समीर वानखेड़े की पत्नी ने लिखा, समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए आधी अधूरी जानकारी लोगों ने शेयर की, एक त्रुटि हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। समीर वानखेड़े की पत्नी ने जो लिखा, एक त्रुटि हुई थी, 1989 में इसे सुधारा गया। यह त्रुटि क्या थी आगे आपको बताएंगे। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया है बाद में और अब भी सभी दस्तावेजों को स्कूल के प्रिंसिपल ने स्वीकारा और सत्यापित किया है। समीर वानखेड़े की पत्नी ने जो कहा है इसका क्या मायने आपको बताएंगे, लेकिन नवाब मलिक यहां नहीं रुके। उन्होंने एक और सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का सेंट पॉल स्कूल का सर्टिफिकेट जारी किया। देखिए जरा, इसमें लिखा है वानखेड़े समीर दाऊद, तारीख है 1986। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन नवाब मलिक का सर्टिफिकेट देखिए जरा। वानखेड़े समीर दाऊद लिखा है 1986 का सर्टिफिकेट जो बताता है कि समीर वानखेड़े मुसलमान है। लेकिन इसके जवाब में फिर समीर वानखेड़े की पत्नी बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट लेकर सामने आ गई। बर्थ सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का नाम सही लिखा है। यह है वो बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें लिखा है ज्ञानदेव और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, समीर नाम लिखा है समीर वानखेड़े का और रिलीजन ये देखिए फादर का नाम जो लिखा है वो ज्ञानदेव लिखा है, दाऊद नहीं है, जो बात नवाब मलिक कह रहे थे। तो सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट के बम जारी हैं। लेकिन अब आपको हकीकत बताने जा रहा हूं, समीर वानखेड़े मुसलमान हैं या नहीं हैं, क्या कभी मुसलमान थे, आइए आपको बताने जा रहा हूं ये राज, और ये अब तक लोगों के सामने नहीं आया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अब तक जितने हमले किए उतने शायद ही किसी पॉलिटिशियन ने किसी और नेता पर या किसी अधिकारी पर किए होंगे। लेकिन यह भी सच है कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जितने भी हमले किए, समीर वानखेड़े ने उन सब का जोरदार तरीके से सबूतों के साथ बचाव किया। कई आरोपों पर उन्होंने खुद मोर्चा संभाला तो कई बार उनके परिवार के लोग भी सामने आए, खासकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े और उनकी बहन ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि समीर एक सरकारी अधिकारी है और वो इन आरोपों पर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए परिवार सामने आकर जवाब दे रहा था। आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। इस बीच आपको बताऊं कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पाने वाले आरोप पर सफाई देते हुए वानखेड़े ने कोर्ट में अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया है जिसमें उनका नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है। और वानखेड़े ने जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए हैं उसके मुताबिक देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब तक आप नहीं जानते थे, जो डॉक्यूमेंट रखे गए कोर्ट में समीर वानखेड़े परिवार की तरफ से, उसमें लिखा है कि उनकी मां मुस्लिम थी, समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी, इसलिए मां ने क्या किया, स्कूल में बेटे का धर्म मुस्लिम लिखवा दिया बचपन में जब समीर वानखेड़े छोटे थे। बाद में पिता ने इसमें सुधार किया और धर्म हिंदू लिखवाया। पिता ने तहसील दफ्तर और बीएमसी में जाकर सुधार करवाया। तो आपने इन डॉक्यूमेंट्स में वानखेड़े ने
स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट शामिल किया है, जिसमें उन्हें मल्हार जाति यानी कि अनुसूचित जाति का बताया गया है और पिता का नाम ज्ञानदेव लिखा है। समीर के मुताबिक उस वक्त वो खुद नाबालिग थे, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स में उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है। मां ने बदलवाया था एक नाम, पिता ने दूसरा करवा दिया। तब समीर वानखेड़े खुद बहुत छोटे थे और इस स्थिति में नहीं थे कि खुद वो बदलवा सके, इसलिए यह आरोप लगाना कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर, जाति बदलकर नौकरी हासिल की रिजर्वेशन के जरिए, यह सरासर गलत है उनके कोर्ट में दिए गए सबूत के मुताबिक। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इजराइल में नरवड़े और दुश्मन के होश उड़े। क्यों? देखिए जरा, पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है आर्मी चीफ, हिंदुस्तानी आर्मी चीफ MM नरवणे को आप देख रहे हैं और इजराइल की सेना के साथ, इजराइल के अधिकारियों के साथ नरवणे मौजूद है। यह एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 5 दिन से आर्मी चीफ नरवणे दरअसल इजराइल में है। तो इजराइल में होने के पीछे बेवजह नहीं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन नरवणे आर्मी चीफ इजराइल में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन और भारत सीमा के नजदीक लेह में आज मौजूद थे। क्या यह बेवजह था? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। LOC से LAC तक पूरी तैयारी हिंदुस्तान ने कर ली है कि परिंदा भी पर न मार सके। देखिए जरा रिपोर्ट पहले। भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फख्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। इजराइल में आर्मी चीफ, पाकिस्तान के होश उड़े। LAC पर रक्षा मंत्री, चीन की नींद उड़ी। चीन डरा और पाकिस्तान कांपा। भारतीय सेना के चीफ जनरल मुकुंद नरवणे अपने 5 दिन के इजराइल दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में LAC पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और चीन टेंशन में है। एक तरफ आर्मी चीफ MM नरवणे हैं, जो इजराइल में वहां के बड़े कमांडर्स और सेना के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सीमा के नजदीक पहुंचे और चीन को इशारों में जवाब दिया। भारत का चरित्र रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है। भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फख्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान को अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान से बॉर्डर पर निपटना पड़ता है, इसलिए जनरल मुकुंद नरवणे का यह इजराइल दौरा बेहद खास है, क्योंकि अपनी इस यात्रा के दौरान आर्मी चीफ नरवणे ने इजराइल की उत्तरी सीमा का दौरा किया, जहां उन्होंने इजराइल के बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी ली। आपको बता दें कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर गाजा पट्टी है और इसलिए ही इजराइल का यह बॉर्डर बेहद खतरनाक माना जाता है। लेकिन इजराइल के बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से इस सीमा पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही वो वजह है जिससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। अपनी इजराइल यात्रा के दौरान भारत इजराइल के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में दोनों के बीच 10 साल की रणनीति पर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रोबोटिक्स पर भी जानकारी दी गई। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर भी इजराइल गए थे। अगस्त में वायुसेना प्रमुख भी 4 दिन के इजराइल दौरे पर गए थे और अगले साल इजराइल के PM नफ्ताली बेनेट भारत आ सकते हैं। इजराइल और भारत का रिश्ता बेहद अहम है। कुछ दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट गर्मजोशी से मिले। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और इजरायली PM ने मोदी को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया था। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. So join my party. और सबसे दिलचस्प ये कि आर्मी चीफ इजराइल में है और इजराइल के राजनयिक ने जो ट्वीट किया तो पाकिस्तान बौखला गया। देखिए जरा इजराइल के राजनयिक का ट्वीट देखिए, जिसको देखते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। देखिए ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तरफ आप देख रहे हैं, इजराइल के राजनयिक ने पूरी ये तस्वीर ट्वीट की है जिसमें आर्मी चीफ बैठे हैं। उनके पीछे आपको कौन सी तस्वीर नजर आ रही है? बांग्लादेश को भारत ने जब पाकिस्तान से अलग किया
उसके बाद जब पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया, यह उस वक्त की तस्वीर है। यह इजरायली राजनयिक ने ट्वीट की है। अब आप समझिए, यह तस्वीर ट्वीट करते ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए। लिखा क्या? कोबी शोशानी ने लिखा, इजराइल आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे का स्वागत करता है। उन्होंने लिखा, हम सफल और उपयोगी बैठकों की आशा करते हैं। आगे लिखा, इजराइल भारत दोनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। जय हिंद, जय इजराइल। यह लिखा इजराइल के राजनयिक ने। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर दरअसल हमारे आर्मी चीफ कहां गए थे। यह देखिए जरा, आर्मी चीफ देखिए कहां है। यह तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इजराइल बॉर्डर, यह है इजराइल और ये है हाइफा गए थे, और ये है गाजा पट्टी। इस बॉर्डर पर गए थे। यही गाजा पट्टी है जहां से हमास गोले दागता है, रॉकेट दागता है। यहीं पहुंचे आर्मी चीफ। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आर्मी चीफ यहां पहुंचे। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये कैसे आर्मी चीफ जहां पहुंचे। यहां देखिए किस तैयारी के साथ पहुंचे, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आपके सामने है। इस तरह की बॉर्डर मैनेजमेंट कर रखा है इजराइल ने। इजराइल एक तरफ और उस तरफ फिलिस्तीन, बीच में यह दीवार है जो आप देख रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट को जानने समझने के लिए 5 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ हैं। देखिए जरा इजराइल ने बॉर्डर पर किया क्या है। फिलिस्तीन से लगता हुआ यह बॉर्डर है जो आप आगे देख रहे हैं। उत्तरी सीमा पर इसके नॉर्थ में गाजा पट्टी है, जिसे आप गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। गाजा से लाल सागर तक यह दीवार इजराइल ने बनाई है, और 6 मीटर ऊंची यह दीवार है। आप अंदाजा लगाइए कितनी ऊंची दीवार होगी। दीवार पर सीमेंट की कोटिंग है इस दीवार पर, और कटीले तारों से इसकी घेराबंदी की हुई है इजराइल ने, जिससे कोई ऊपर से फांद के आ ना सके। कई तरह के इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे ही कोई नजदीक जाए, जानकारी फौरन इजराइल और उसकी सेना को मिले। सैनिकों को ये सेंसर्स अलर्ट भेजते हैं। मल्टी सेंसर्स लगे हुए हैं इस बैरिकेड पर। चारों तरफ लेयर बनाते हैं ये सेंसर्स, और इस तरह की लेयर बनाते हैं कि बाकायदा जैसे ही कोई नजदीक जाएगा उसे उसका इशारा फौरन इजराइल को मिल जाता है। आपको बताऊं, सैनिक सीमा पर नजर रखते हैं, और न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि अंधेरे में खतरे का पता भी चलता है। ऐसे सेंसर्स यहां मौजूद हैं। लेजर वॉल है जो सुरक्षा कवच तैयार करता है, लेजर वॉल, और नाइट विजन डिवाइस भी लगे हुए हैं। यह है इजराइल का बॉर्डर मैनेजमेंट। आइए आपको दिखाता हूं मैं कि इजराइल में कैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यह मैं दिखा रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे भारतीयों की मौत हुई थी, जिनकी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1918 14 से 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज आर्मी चीफ वहां पहुंचे। दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, 1962 के दौरान जिनकी शहादत हुई, उस वॉर मेमोरियल पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और श्रद्धांजलि दी, और इसका अपने आप में बहुत मतलब और बहुत मायने हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताने जा रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर, जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है। कौन सी ये रेड लिस्ट है जिसमें अब पाकिस्तान है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वजह है कि पाकिस्तान में जैसे मंदिरों पर हमला किया जाता है, वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला होता है, हिंदुओं पर हमला होता है। फुल स्क्रीन दिखाओ। इसी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका ने रेड लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान को इस लिस्ट में बाइडेन सरकार ने डाला है, इससे पहले ट्रंप सरकार ने भी इसी वजह से रेड लिस्ट में डाला था, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कितने असुरक्षित हैं। देखिए जरा ये लिस्ट है क्या, इस लिस्ट में पाकिस्तान के होने से क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान की कैसे और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि इस लिस्ट में न सिर्फ पाकिस्तान है, इमरान खान के लिए बड़ी परेशानी है कि ये नया पाकिस्तान है, ये बता रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने यह लिस्ट तैयार की है, कितनी रिलीजियस फ्रीडम पाकिस्तान में। यूएस ने पाक को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है दरअसल, और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस लिस्ट को जारी किया है। पाक और तालिबान, बड़ी चीज ये, पाकिस्तान और तालिबान को एक कैटेगरी में रखा गया है।
पाकिस्तान में धार्मिक आजादी नहीं है इस कैटेगरी के हिसाब से, और दूसरे धर्मों को मान्यता नहीं दी जाती है। पाक धार्मिक आजादी के लिए खतरा है अमेरिका के हिसाब से, और ट्रंप प्रशासन ने पाक को इस सूची में रखा है। आप समझ सकते हैं, इससे पहले ट्रंप ने रखा था और बाइडेन ने बरकरार रखा है। 3 साल पहले भी पाक इस लिस्ट में मौजूद था। ट्रंप के दौर में बाइडेन ने भी पाक को इसी लिस्ट में रखा हुआ है। यह पाकिस्तान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जिल्लत है। हर साल यह लिस्ट जारी की जाती है, और चीन, ईरान भी इस लिस्ट में शामिल है। ये वो मुल्क है, इनमें अल शबाब और बोको हरम का भी नाम है। ये वो संगठन, वो मुल्क है, इसमें आईसिस और तालिबान भी लिस्ट में है, जिनको धार्मिक स्वतंत्रता पसंद नहीं, जहां धार्मिक आजादी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अब अमेरिका की एक घटना आपको याद दिलाते हैं, जो पिछले साल लगभग ये तस्वीरें आपने देखी थी, कैसे कैपिटल हिल पर एक ट्रंप के ट्वीट के बाद यह हंगामा बरपा था। लोग अमेरिकी झंडों के साथ अंदर घुस गए थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप चुनाव हार गए थे, उसके बाद यह हिंसा हुई थी। इसमें एक शख्स था जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये शख्स जो अजीबोगरीब दिख रहा था, इस शख्स को सजा हो गई है। आइए आपको बताने जा रहा हूं इसको क्या सजा हुई है। दरअसल इस शख्स ने कैपिटल हिल में जाकर हिंसा की थी। जरा देखिए, इसको कोर्ट ने सजा सुनाई है, और थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी सजा दी है। दूसरी तरफ आपको नजर भी आ रहा है, यूएस संसद पर यह हमले का आरोपी है। अमेरिकी संसद में घुस गया था, हमला किया इसने, अमेरिकी संसद में दंगा किया था इस शख्स ने, और जैकब चांसले इसका नाम है। देखिए जरा इसकी वेशभूषा देखिए, अमेरिकी नेवी से यह शख्स रिटायर हुआ था, उस दौरान मानसिक रोग से पीड़ित था, और संसद में घुसकर तोड़फोड़ की थी। कैपिटल हिल दंगे में 4 लोगों की मौत हुई थी आपको बताऊं, और 140 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे इस हिंसा के दौरान। 6 जनवरी को यह हमला हुआ था, और उसके बाद इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया था। तब से हिरासत में था पुलिस की, और अजीबोगरीब पहनावे में था। उस वक्त ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल था। सींग वाली टोपी में इसे देखा गया था, और ट्रंप समर्थकों को दोषी पाया गया। इस मामले में इस समर्थक को दोषी पाने के बाद आपको बताऊं कि इसे 41 महीने की सजा सुनाई है कोर्ट ने, 41 मंथ्स। तो फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।